हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ द हीरो फैक्टर बुक समरी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक समरी लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कर पाएंगे। दोस्तों, आज के वक्त में हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचता है। आपने बड़े बड़े लोगों को अलग अलग घोटाले में फंसते हुए देखा होगा। दुनिया इस तरह के लीडर से भरी पड़ी है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही इतने बड़े घोटाले करते हैं कि वो खबरों तक आ जाते हैं। ऐसे हालात में हमें उन लोगों की जरूरत है जो समाज, वातावरण और अपने लोगों के लिए काम कर सके। दोस्तों, ये किताब द हीरो फैक्टर हमें बताती है कि किस तरह से आप इस तरह के लीडर बन सकते हैं। ये किताब हमें लीडरशिप का पाठ पढ़ाती है। इस किताब की मदद से आप एक अच्छा कल्चर बनाकर अपनी कंपनी को पहले से ज्यादा कामयाब बना सकते हैं। दोस्तों, इस बुक समरी में आप सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप एक हीरो लीडर बन सकते हैं और अपने कर्मचारियों की परवाह करना क्यों जरूरी है और अपने कर्मचारियों के साथ फायदा बांटना क्यों जरूरी है। आज दुनिया को ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो अपने फायदे के साथ साथ लोगों के फायदे के लिए भी काम कर सके। दोस्तों, अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि एक हीरो लीडर कौन होता है। एक हीरो लीडर वो होता है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम नहीं करता है। हीरो लीडर वो होता है जो अपने मंजिलों के साथ साथ अपने लोगों की मंजिलों का भी ख्याल रखकर काम करता है, जो लोगों का फायदा नहीं उठाता है और ना ही अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। लेकिन इस तरह के लीडर दुनिया में बहुत कम हैं और इसीलिए हमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन एक हीरो लीडर की क्या खास बात होती है। हर लीडर की तरह इसमें भी अपनी मंजिल को हासिल करने की जीत और जरूरी कदम उठा सकने की हिम्मत होती है। इस तरह के लोग हमेशा दूसरों के फायदे के बारे में और उनकी मदद करने के बारे में सोचते हैं। सिर्फ अपने लोग ही नहीं, इस तरह के लीडर्स समाज और वातावरण का भी ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के वक्त में लीडर्स इस तरह के काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने क्लाइंट, अपने शेयर होल्डर और अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और सिर्फ वही फैसले लेते हैं जिससे ये तीनों चीजें पहले से बेहतर बन सके। वो अपने मेहनती कर्मचारियों का जरा सा भी ध्यान नहीं रखते हैं और ना ही अपने ग्राहकों की बात सुनते हैं। लेकिन हम बदलाव ला सकते हैं। लीडर्स अपने फोकस को बदलकर अपने लोगों के बारे में सोचकर और बड़े पिक्चर को दिमाग में रखकर काम करना सीख सकते हैं। वो अपने मंजिल के साथ साथ अपने कर्मचारियों के मंजिल को हासिल करने के तरीके खोजकर निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक हीरो लीडर नहीं हैं, तो बदलाव का वक्त आ गया है। हीरो लीडर वो होते हैं जो कि फायदे और लोगों की बराबर परवाह करते हैं। हीरो लीडर होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ लोगों के बारे में सोचें और फायदे को भूल जाएं। बिना फायदे के एक बिजनेस को चलाना बेहद मुश्किल है। इसीलिए आपको दोनों लोगों को एक बराबर महत्व देना होगा। ये जरूरी नहीं है कि एक को बढ़ाने के लिए आपको दूसरे से समझौता करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। इससे बढ़ाने के लिए आपको क्वालिटी पर काम करना होगा। आपको अपने बिजनेस के काम करने के तरीके को पहले से बेहतर बनाना होगा। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर करते रहना होगा और अपने ग्राहक या क्लाइंट को दिमाग में रखकर काम करना पड़ेगा। काबिल कर्मचारियों को प्रमोट करके उन्हें ट्रेनिंग देते रहना होगा और दूसरे काबिल लोगों को अपने बिजनेस में लेकर आना होगा। ये सारे काम अगर आप लंबे समय तक करते रहेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। अब बात करते हैं लोगों की। किस तरह से आप हर उस व्यक्ति के फायदे के लिए काम कर सकते हैं जो कि आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है। ये आपके कर्मचारी, ग्राहक, क्लाइंट, शेयर होल्डर और दूसरे लोग भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सब कुछ अकेले करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको हर उस व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए जो कि आपके काम को आसान बना सकते हैं। आपको लोगों से सलाह लेना चाहिए और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही है। साथ ही आपको अपनी गलतियां मानने से कभी इनकार नहीं करना चाहिए। फैसले लेने से पहले हर किसी की बात सुनिए और हर किसी के नजरिए से देखकर हालात को समझने की कोशिश कीजिए। अपनी टीम में सिर्फ एक तरह के लोगों को कभी मत रखिए। जितना ज्यादा हो सके अलग अलग किस्म के लोगों को अपने टीम में शामिल कीजिए। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आपके टीम में होने चाहिए। अलग अलग धर्म, अलग अलग जगह से आने वाले और अलग अलग उम्र के लोगों को अपनी टीम में शामिल कीजिए। दोस्तों, एक कामयाब कंपनी वो होती है जो अपने कही हुई बात को पहले खुद पर ही लागू करती है। अमेरिका में लोगों की ये धारणा होती है कि काले लोग ज्यादा गैर कानूनी काम करते हैं। एक दिन स्टारबक्स की एक दुकान में दो काले लोग काफी समय से बैठे हुए थे। उसके मैनेजर को लगा कि वो कुछ गलत काम करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उन दोनों को अरेस्ट करवा दिया। जबकि उन दोनों काले लोगों ने कहा कि वो सिर्फ अपने दोस्तों के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो तीनों साथ में बैठकर कॉफी पी सके। लेकिन स्टारबक्स तो कहता है कि वो एक ऐसी कंपनी है जहां पर हर कोई आकर आराम कर सकता है, टाइम पास कर सकते हैं और दोस्तों के साथ बैठ सकता है। स्टारबक्स कहता है कि चाहे आप कुछ खरीदें या ना खरीदें, आप उसकी दुकान में जाकर बैठ सकते हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि काले लोगों के बैठे रहने पर वहां के मैनेजर ने पुलिस को कॉल कर दिया।
ये तो एक एग्जाम्पल है जहां पर एक कंपनी के कर्मचारी अपनी कंपनीज की वैल्यूज को अपना नहीं रहे हैं और बहुत सी कंपनी अपने ऐड में कुछ और दिखाती हैं और असल में किसी और तरीके से काम करती हैं। बहुत सी कंपनीज के कर्मचारी अपनी कंपनीज की वैल्यूज के हिसाब से काम नहीं करते हैं। एक हीरो लीडर वो होता है जो अपनी कंपनीज की वैल्यूज को पहले अपने कर्मचारियों के अंदर डाल सके और उनसे उस तरह का काम करवा सके। स्टारबक्स ने जब एक मैनेजर को वैल्यूज के हिसाब से काम करते हुए नहीं देखा तो उसने 2018 की मई को 8,000 दुकानों पर ताला लगा दिया ताकि वो कुछ घंटों के लिए अपने सारे कर्मचारियों को पाठ पढ़ा सके कि हर काला व्यक्ति अपराधी नहीं होता है। अगर आपकी कंपनी के लोग वैल्यूज के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, अपने लोगों की परवाह करने से पहले आप अपने काबिल कर्मचारियों को लंबे समय तक अपने साथ जोड़कर रख सकते हैं। बहुत सी कंपनियां अपने कर्मचारियों को एक इंसान की तरह नहीं देखती हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि उनके कर्मचारी ऐसे लोग हैं जिनके साथ उनका एक अच्छा रिश्ता है। वो उन्हें सिर्फ एक औजार की तरह देखते हैं जिनका इस्तेमाल करके वो फायदा कमा सकती हैं। एक हीरोइक कल्चर और एक जहरीले कल्चर में यही अंतर होता है। हीरोइक कल्चर में काबिल कर्मचारियों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने पर ध्यान दिया जाता है ताकि वो कंपनी के साथ काम करते रहें। इस तरह से वफादारी पनपती है जिसके दम पर आप अपनी कंपनी को आगे लेकर जा सकते हैं। एक खराब कल्चर में काबिल लोग कभी भी काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास दूसरी कंपनी के पास जाने का ऑप्शन हमेशा मौजूद होता है। इस तरह से आप औसत लोगों के साथ रह जाते हैं जिन्हें आपकी कंपनी के गोल्स में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती है। लोगों की परवाह करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, हर इंसान में खास खूबियों का उपहार होता है और यही उपहार उससे ताकत और मौका प्रदान करते हैं जिससे वो बड़ी चीजें हासिल कर पाता है। बेशर्ते वो इन उपहारों का इस्तेमाल करना सीखें और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाएं। अब आप कह सकते हैं तो हर कोई क्यों नहीं बड़ी चीज हासिल कर लेता है। इसका जवाब बेहद आसान है क्योंकि हर शख्स बड़ा बनना नहीं चाहता है। जीतना ही सब कुछ नहीं है बल्कि जीत की चाहत रखना सबसे बड़ी चीज है। सामान्य सी सच्चाई है कि कुछ भी करने से पहले आपके अंदर उससे लेकर तड़प या बेचैनी होनी चाहिए। अगर आप में वो काम करने की बेचैनी नहीं है तो आप उस काम को करने के लिए योजना नहीं बनाएंगे और न ही उसे कर दिखाने के लिए तैयार हो सकेंगे। आप जहां हैं फिलहाल वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और आपके पास जो कुछ भी है उसी से आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादातर लोगों की कुछ उम्मीदें, सपने और जीवन के प्रति महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हम में से हर एक के अंदर ये इच्छा होती है कि वो दूसरों की अपेक्षा अलग नजर आए। ज्यादातर लोग स्वास्थ्य, खुशहाली, खुशी, मित्रता, शांति और सुरक्षा की ख्वाहिश रखते हैं। जीत की शुरुआत करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सफलता क्या चीज है और क्या नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ताकत या पहचान या पैसे या भौतिक चीजों को इकट्ठा करने को ही सफलता कहा जाता है। तो आप गलत हैं। आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है बल्कि आपको बड़ा बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हवा किस ओर बह रही है बल्कि हमने अपने नाव के पाल को किस तरह लगा रखा है, उससे फर्क पड़ता है। आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं लेकिन विजेता आप तभी बनेंगे जब मंजिल तक पहुंचने की आपकी योजना बिल्कुल स्पष्ट होगी। इसका मतलब यह है कि जिस चीज का पीछा आप कर रहे हैं वो चुनिंदा लक्ष्यों में से एक होना चाहिए। लक्ष्य तय करने के 6 कारण। लक्ष्य भविष्य को वर्तमान में उतार लाता है और वर्तमान ही वो समय होता है जब हम काम करते हैं। लक्ष्य बनाने से ये संभव हो पाता है कि जिस भविष्य की हम कामना कर रहे हैं उसके सिलसिले में आज हम कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपने समय को योजनाबद्ध नहीं करते हैं तो कोई दूसरा इसे बर्बाद करने में आपकी मदद करने लगेगा। लोग छुट्टी पर जाने से पहले एक दिन दोगुना काम करके जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसी तरह योजना बना रखी होती है और उसी के अनुरूप वो प्राथमिकता तय कर पाते हैं। लक्ष्य बनाने वाला ज्यादा पैसा कमाता है बजाय उसके जो लक्ष्य तय नहीं करते हैं। अपना लक्ष्य तय करने के बाद सबसे पहले एक ऐसा गुरु तलाश करें जो आपको अपने सारे गुर सिखा दे, पर साथ ही साथ ये भी याद रखें कि आपकी असली कामयाबी अपने गुरु जैसा बनने की नहीं होनी चाहिए बल्कि उनसे भी आगे निकलने में होनी चाहिए। जीवन में नए प्रयोग करने की हिम्मत रखें। जैसा कि ऑथर ने बताया कि हमारा लक्ष्य अपने मेंटोर से भी आगे निकलने का होना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो होगा कैसे। तो इसका जवाब देते हुए ऑथर कहते हैं कि अपने गुरु से सारे गुर सीखने के बाद आप अपने दिमाग की नसों को खोलें ताकि वो हर असंभव को संभव बनाने का तरीका खोज निकालें। अपने दिल और दिमाग को एक बच्चे जैसा सवालिया बना लें, वो बच्चा जिसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती है, हर बात पर सवाल पूछता है। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं समाज और दुनियादारी के चक्कर में हम अपने अंदर के बच्चे को भुला देते हैं और बस अपने द्वारा बनाए गए दायरे में ही सीमित हो जाते हैं। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है पियानो वादक मोजार्ट। हुआ यूं कि एक दिन मोजार्ट के मन में आया कि वो रोज रोज सेट पैटर्न में पियानो बजाकर बोर हो गए हैं।
कुछ नया बजाना चाहते हैं। उन्होंने अपने एक नई धुन बनाई और बड़ी दिलेदारी से अपने सबसे बड़े शो में उसे पेश किया। लोगों ने इस धुन को बहुत ज़्यादा पसंद किया और आज भी वो पियानो की दुनिया में मास्टर माने जाते हैं। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक समरी। दोस्तों, एक हाईली इफेक्टिव आदमी कौन होता है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हो। क्या आपकी कभी अपने किसी रिश्तेदार या कॉलीग से खटपट हुई है? किसी से ये उम्मीद रखना कि वो बदले, उससे पहले आपको खुद बदलना होगा। क्या आपको लगता है कि आप में खुद को इम्प्रूव करने की क्वालिटी है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान के दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशन होते हैं। वो अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और कोलीग्स के साथ मिलजुल कर रहता है और एक अच्छा रिलेशन सालों तक चलता है। एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, ये आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना। जो भी आपकी जॉब है, आप इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ जान सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशन और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप एक बॉस हैं तो इस किताब में आपको ऐसे टिप्स मिलेंगे जिनसे आप और भी अच्छे लीडर बन पाएंगे। जब आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो लोग भी आपसे नज़दीकी बढ़ाना चाहेंगे। इसीलिए तो द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। ये किताब कैरेक्टर इंप्रूव करने में फोकस करती है। ज़्यादातर किताबें आपको इस बारे में मिलेंगी कि दोस्त कैसे बनाएं और लोगों को इम्प्रेस कैसे करें, मगर द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल आपको सबसे पहले एक इफेक्टिव इंसान बनने पर फोकस करती है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो बेशक आप भी एक इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं, मगर वो बस थोड़े टाइम के लिए होगा। लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि आपके हर काम के पीछे कोई मतलब या कोई मोटिव है। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे और आपको इसका पता तक नहीं चलेगा। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बढ़ने का मतलब क्या है? साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम उसे नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करें ये हमारे हाथ में है। प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है कि दूसरे लोग जो भी ओपिनियन दें या जैसा भी उनका बिहेवियर हो, हमें उससे इफेक्टेड नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती है, बल्कि उनमें होती है। जो नेगेटिव बात वो आपके बारे में बोलते हैं, उनसे उनके खुद के नेगेटिव व्यू का पता चलता है कि वो दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से अफेक्टेड ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या फिर ट्रैफिक। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आए या गरीबी आए, मगर वो हर हाल में खुश रहेगा। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हालात में भी बगैर कोई कंप्लेंट किए अपना काम करता रहेगा। प्रोएक्टिव का उल्टा होता है रिएक्टिव, और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। एक बार ऑथर स्टीफन कोवी जब सैक्रामेंटो में एक लेक्चर दे रहे थे, तभी अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वो औरत बड़ी एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी। तभी उसकी नज़र लोगों पर पड़ी जो उससे घूर रहे थे। लोगों को ऐसे घूरते देख बेचारी औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर खत्म करने के बाद स्टीफन कोवी उस औरत के पास गए। उन्हें मालूम पड़ा कि वो औरत दरअसल एक नर्स थी और एक बड़े बीमार पेशेंट की फुल टाइम देखभाल कर रही थी। उसका वो पेशेंट हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता था। उसकी नज़रों में वो सब कुछ गलत करती थी। उसने कभी भी उस नर्स को थैंक यू तक नहीं बोला था। इन सब बातों की वजह से वो औरत बड़ी दुखी रहती थी। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस दिन स्टीफन कोवी के लेक्चर का सब्जेक्ट भी प्रोएक्टिविटी ही था। कोवी एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज़ तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। जब तक आप खुद ना चाहें तब तक कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। ये लेक्चर सुनकर वो औरत एक्साइटेड हो गई थी। उसे पता चल गया था कि रिस्पॉन्ड करना या ना करना उसके हाथ में है। उसने कोवी को बताया कि मैंने दुखी होना खुद ही चुना था, मगर अब मुझे रियलाइज हो गया कि दुखी होना या सुखी होना मेरे हाथ में है, लेकिन अब किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथों में है। जब भी कोई चाहेगा वो उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है, लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान वो है जिसने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है। एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा है या क्या बोल रहा है। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपकी लाइफ की सबसे जरूरी चीज क्या है? अपने माइंड में एंड को लेकर शुरुआत से हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शन, आपके वैल्यूज, आपके पर्पज से मैच होने चाहिए। आपको आपका फाइनल गोल, आपका फाइनल डेस्टिनेशन पता होना चाहिए ताकि आपका हर स्टेप उसी तरफ। कई बार बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं,
हमें आए दिन किसी न किसी चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है और लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस हैं कि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। जैसे कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करानी पड़ती है, लेकिन आप इसके लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा उन्हें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन शो कराइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आपकी बातों, आपके एक्शन में उनके लिए प्यार झलकना चाहिए। आपका यही बिहेवियर आपके पेरेंट्स और उन सभी लोगों के साथ भी होना चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। बिगिन विद एंड इन माइंड से मतलब है ये जानना कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है। वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर आपके प्रिंसिपल जिन पर आपको पूरा यकीन है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके प्रिंसिपल से मैच नहीं करते हैं तो आप एक प्रोएक्टिव इंसान कभी नहीं बन सकते हैं। लाइफ में हर चीज़ प्लानिंग मांगती है और इसी तरह एंड को माइंड में रखकर चलने की शुरुआत होती है। ये सोचें कि आपको सबसे पहले क्या करना है और ये श्योर कर लें कि वो आपके वैल्यूज़ के साथ फिट हो सके। क्या आप सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी की वैल्यू करते हैं या फिर आप रिस्पेक्ट की वैल्यू करते हैं? इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। अपने वैल्यूज़ का पूरा ध्यान रखें ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए आप अपने वैल्यूज़ के हिसाब से उन चैलेंजेस को फेस कर सकें। सबसे पहले जरूरी कामों को करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर होते हैं और यही चीज़ हमें सारी लिविंग थिंग्स में सुपीरियर बनाती है, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को इवेलुएट कर सकते हैं। जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। जब हमें बहुत से काम करने पड़ते हैं तो हमें सबसे पहले अपने प्रायोरिटीज सेट करने चाहिए। कुछ लोग तो प्लानर्स की भी हेल्प लेते हैं ताकि उन्हें याद रहे। कुछ लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, कुछ लोग बॉर्डर्स बनाते हैं ताकि उन्हें ज़रूरी काम याद रहे। लेकिन बावजूद इन सब के कई बार हम अपने बेहद ज़रूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जब आपकी प्रायोरिटीज पूरी नहीं हो पाती है तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी प्रॉब्लम नहीं होती है। असली प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपने प्रायोरिटीज को दिल और दिमाग में बिठा ही नहीं पाए। आपने ये सोचा ही नहीं कि ये आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्यों है, क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सोचिए ज़रा इसके बारे में, ये आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। टाइम मैनेज करना चैलेंजिंग नहीं है बल्कि खुद को मैनेज करना है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। इस बात का मतलब ये है कि अपने प्रायोरिटीज़ को पहले नंबर पर रखें। इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरत पड़ने पर ना बोलना भी सीखें। जब आपके पास करने के लिए ढेर सारा काम हो तो उन टास्कों को ना बोल दीजिए जो आपकी प्रायोरिटीज़ का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने प्रायोरिटीज़ अपने दिल और दिमाग से अच्छे से प्लान कर लेंगे तो आपके लिए बाकी चीज़ों को ना कहना आसान रहेगा और आप अपने ज़रूरी कामों को आसानी से टाइम पर पूरा भी कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास विल पावर हो जिससे आप ज़रूरी कामों को सबसे पहले निपटा सकें। चौथा हैबिट है थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको और उन लोगों को जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी बेनिफिट देगा। जब भी आपका अपने फैमिली और कलीग्स के साथ कोई इश्यू होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ता है जिससे आप सबका भला हो। विन विन बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन कभी नहीं बन पाएगा। इमेजिन करो कि आपका अपने कॉलीग्स से डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो आपको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर खुलकर बात करनी है और उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन अपने कॉलीग को खुद पर हावी होने ना दें और ना ही उस पर हावी हों। आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए जिससे दोनों की जीत हो। इससे आपके और आपके कॉलीग्स में कोऑपरेशन रहेगा जिससे आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने से ये कहीं ज़्यादा अच्छा है। पांचवी हैबिट है पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करो, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वो आपकी बात को समझे। क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी और क्या आपने उनकी बात सच में सुनी थी? क्या आपने एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? आप पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझे। ये एक अच्छे कम्युनिकेशन का सही तरीका है। हम अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। बचपन में हम लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी की बात सही ढंग से सुनने के लिए कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती है।
जब आप सुनते ही नहीं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर रिप्लाई करने लगते हैं, मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा फील कर रहा है। जब आप इस तरीके से किसी की बात सुनेंगे तभी जाकर आप उस इंसान को कोई अच्छी एडवाइस दे पाएंगे और उनकी सच में कोई हेल्प कर पाएंगे। छठी हैबिट है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी कि जब एक आदमी दूसरे आदमी की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं, यानी कि बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जब एक टीम का मेंबर दूसरे टीम मेंबर के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर अकेले इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं। सातवीं हैबिट है शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ से हमारा मतलब है कि अपने सबसे बड़े एसेट को शार्पन करें, यानी कि हमेशा कुछ नया सीखते रहें। और आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हैं। आपको रेगुलरली खुद को रिन्यू करना है। अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। क्या आपको अमीर बनने का शौक है? क्या आप लोगों की बातें सुनकर थक चुके हैं? क्या अमीर बनने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? क्या आप बहुत जल्दी ढेर सारे पैसा कमाना चाहते हैं? अगर इस तरह के सवाल आपके मन में भी उठते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये बुक एक गाइड है जो आपको अमीर बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगी, क्योंकि आपके कैश फ्लो के लिए आपका माइंडसेट ही रिस्पॉन्सिबल है। इस बुक में आप सीखेंगे कि अमीर बनने की पोटेंशियल हर इंसान में है, फर्क बस आपके अप्रोच का है। इस बुक ने कई ऐसे लोगों को अमीर बनने में हेल्प की है जिनके पास शुरुआत में एक भी पैसा नहीं था। इस बुक से आप सीखेंगे कि आपके माइंडसेट में वो पावर है जो आपको रिच या पुअर बना सकती है। लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, लेकिन ये बुक इस बात को एकदम रॉन्ग प्रूव करती है और सिखाती है कि अमीर बनने का फर्स्ट स्टेप इन्वेस्टिंग ही है। क्या आप अमीर बनने का फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये बुक आपको हर स्टेप पर गाइड करने को रेडी है। हर कोई फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम है, यानी हमें खुद पर ही भरोसा नहीं है। लेकिन हमें इस सेल्फ डाउट को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज करना चाहिए। अपनी लाइफ में वो गोल्स सेट करो जो आपके प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करके रख दें। सेल्फ डाउट और आलस दो ऐसी चीजें हैं जो हमें रोकती हैं। इसीलिए अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने सेल्फ डाउट से फाइट करो। यंग एज में रिटायर होना थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड होता है, लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है। एक राइट माइंडसेट के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एक यंग एज में रिटायर होना चाहते हो तो सपना देखना छोड़ो और एक्शन पर फोकस करो। बिजनेस फील्ड में आपको बहुत से एक्सपीरियंस होंगे और कई तरह के सबक सीखने को मिलेंगे। एक बिजनेस खड़ा करने से पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। अपने गोल सेट करो, प्लान बनाओ और तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दो। एक यंग एज में अमीर रिटायर होने का यही एक तरीका है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें खुद पर ही डाउट कराने लगता है और सेल्फ आर्ग्यूमेंट की वजह से हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। जिन्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए उनके अंदर एक पैशन होना चाहिए, इसीलिए पैशन क्रिएट करो जो आपको आपके मंजिल तक ले जाए। लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए कोई एक रीजन ढूंढो जो आपको सबसे प्यारा हो, जिसके बिना आपकी लाइफ अधूरी है। चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे पता चलेगा कि सेल्फ डाउट हमारी ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करता है। एक भिखारी सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी गरीबी जरूर दूर होगी। हालांकि उसे खुद पर डाउट भी था, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव सोचता था। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर आदमी था जिसे फैमिली बिजनेस विरासत में मिला था। अपने सेल्फ डाउट की वजह से वो बिजनेस में बोल्ड स्टेप लेने से डरता था। उसके इसी सेल्फ डाउट के चलते उसका बिजनेस घाटे में चल रहा था। फिर कुछ सालों बाद वो भिखारी एक दिन अमीर बन गया और वो अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अमीर से गरीब हो गया। ये स्टोरी बताती है कि अपने सेल्फ डाउट को राइट डायरेक्शन देकर गरीब अमीर बन सकता है और अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अपना सब कुछ हार गया। हर इंसान की लाइफ में ऐसा टाइम जरूर आता है जब हम या तो टूट जाते हैं या फिर काफी स्ट्रांग बन जाते हैं। वो मोमेंट आपको आगे भी ले जा सकता है या पीछे भी धकेल सकता है। आपके साथ क्या होगा ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने सेल्फ डाउट को खुद पर कितना हावी होने देते हैं। यंग और रिच रिटायर होने के लिए सेल्फ डाउट और लेजीनेस दोनों से आपको लड़ना होगा। सक्सेस के लिए पैशन कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना होगा। जिसमें पैशन होता है वो टॉप तक पहुंचकर ही दम लेता है। जिसमें पैशन नहीं होता है वो पहली बार फेल होते ही गिव अप कर देता है और फिर कभी दोबारा ट्राई ही नहीं करता है। रिटायरमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिटायर होने के बाद करने को कुछ नहीं होता है, पर माइंड और बॉडी को भी तो थोड़ा आराम चाहिए। याद रखो, इस एनर्जी में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपने और अपनों के लिए टाइम निकालना बेहद ज़रूरी है।
जिन्हें आप प्यार करते हैं उन्हें अप्रिशिएट करो। लाइफ में हर अच्छे बुरे मोमेंट को जियो। हम सब के अंदर वो पोटेंशियल है जो हमें ग्रेट बना सकती है, लेकिन ये भी सच है कि हम सब गलतियां करते हैं। जो बीत गया उसे आप नहीं बदल सकते, पर उसके बारे में ओपिनियन जरूर चेंज कर सकते हैं। अपनी गलतियों से लर्न करना सक्सेस की राह का सबसे जरूरी स्टेप है। रिटायरिंग यंग आपको अपने सपने को पूरा करने की फ्रीडम देता है। वो सारे ड्रीम्स जो आप अभी पूरे करना चाहते हैं, ना कि ओल्ड एज में। जब आप यंग रिटायर होंगे तो आपके पास अपने लिए टाइम ही टाइम होगा और आप एक भरपूर लाइफ जी सकेंगे। यंग रिटायरमेंट आपको फिर से अपनी लाइफ जीने का एक और चांस देती है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे लिए फैमिली टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बिजनेसमैन टाइकून के पास अपने और अपने फैमिली के लिए जरा सा भी टाइम नहीं था। इससे उसके मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हुई और फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप खराब होने लगे। धीरे धीरे उसके फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से दूर होने लगे। जरूरत के वक्त कोई किसी के पास नहीं होता था। वर्कलोड के चलते उस बिजनेसमैन के मेंटल हेल्थ भी इतनी अफेक्ट हुई कि उसके काम काज पर भी उसका असर होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ एक स्मॉल बिजनेस ओनर भी था जो अपने काम के साथ साथ फैमिली लाइफ को भी इम्पोर्टेंस देता था। उसकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां थी। एक्चुअल में हम जो टाइम खुद के लिए निकालते हैं वो कभी वेस्ट जाता ही नहीं। ये एक क्वालिटी टाइम होता है जो हम खुद को और अपने फैमिली को देते हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है और रिलेशनशिप भी। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपने काम पर और भी ज्यादा फोकस कर पाएंगे। काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाना बेहद जरूरी है। इससे आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है जो हमारा माइंड हेल्दी रखता है। यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आप एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं जहां आपको रोज एक नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है। रिटायर वर्ल्ड सुनने में इजी लगता है, पर कई लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद वो एकदम खाली बैठ जाएंगे, उनके पास करने को कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। आप जल्दी ही अपने आसपास के माहौल में ढल जाओगे और आपको हर रोज एक नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एक यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं होगी। आप जो चाहे कर सकते हो जब तक कि बुढ़ापा ना आ जाए। शॉर्ट में बोलें तो आपको एक नई लाइफ जीने का चांस मिलेगा। हम सब मिस्टेक करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम उनसे लेसन लें। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो लोग बार बार मिस्टेक दोहराते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप एक पर्सन के तौर पर कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप अपने गलतियों को एक लेसन की तरह लेते हो तो आप खुद का ही एक बेटर वर्जन बनाते हो। फाइनेंशियली फ्री होने और यंग रिटायर होने के लिए डेब्ट एक तरीका है। इससे आप कैश फ्लो फंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। हालांकि बैड डेब्ट और गुड डेब्ट में काफी फर्क है। वैसे तो दोनों टाइप के डेब्ट काफी डेंजरस हैं, लेकिन इसे आप यूज कैसे करेंगे वो ज्यादा मैटर करता है। गुड डेब्ट वो है जो आप हर मंथ पे करते हैं, जबकि बैड डेब्ट आपकी जेब खाली करवाता है। यहाँ पर हम उधारी की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हमारा मतलब यहाँ डेब्ट पर पैसा इन्वेस्ट करने से है। लोग अक्सर इन्वेस्टिंग को रिस्की बिजनेस मानते हैं क्योंकि माइंडसेट उन्हें यही यकीन दिलाता है। लेकिन रिस्क बढ़ने के लिए आपको पावर ऑफ लेवरेजिंग समझना होगा। लेवरेजिंग को सिंपल वर्ड में बोले तो कम में ज्यादा से ज्यादा काम लेना। ये स्टोरी आपको बताएगी कि कैसे ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने टाइम से 12 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। वो अपने मॉर्गेज बैंकर की हेल्प से ये कर पाए थे। अपने खुद के पैसे यूज करने के बजाय उन्होंने डेब्ट के पैसे फंड करके अपना रिटायरमेंट प्लान किया। ये स्टोरी आपको बताएगी कि कैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद की फंडिंग के लिए काफी डेब्ट लिया और दूसरों से जल्दी अमीर बन गए। रॉबर्ट ने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और अपना प्लान कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि पैसा कैपिटल एप्रिसिएशन ग्रोथ के साथ उनके रिटायरमेंट प्लान में बना रहे। उसने पैसों का इस्तेमाल लेवरेज की तरह करके कम इन्वेस्टमेंट से भी काफी ज्यादा पैसा अर्न कर लिया था। कुछ ऐसी ही स्टोरी डेविड और गोलियत की भी थी। डेविड एक छोटा आदमी था और गोलियत एक जायंट। डेविड ने गोलियत को एक स्लिंग शॉट के साथ हराया। इस स्लिंग शॉट को डेविड ने लेवरेज की तरह यूज किया क्योंकि डेविड लेवरेज की पावर को जानता था, इसीलिए उसने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली रॉबर्ट कियोसाकी ने भी यही किया था। उसने मॉर्गेज बैंकर्स के पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अचीव की। जल्दी अमीर बनने के लिए आपको भी डिफरेंट टाइप के लेवरेज मालूम होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि उन्हें यूज कैसे करना है। डेब्ट लेना काफी रिस्की भी है। अगर उन्हें राइट वे में यूज ना किया जाए तो ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। आपको हमेशा प्रॉपर तरीकों से मॉर्गेज बैंकर से डेब्ट लेने चाहिए। हम आपको बताते हैं कि डेब्ट कहाँ पर रिस्की होता है। जैसे कि रियल एस्टेट बिजनेस में क्रेडिट कार्ड यूज करके इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की है। हर महीने आपको भारी भरकम इंटरेस्ट के साथ बिल पे करना पड़ता है और इस तरह सारा पैसा आपकी जेब से निकलता जाता है।
जल्दी रिटायरमेंट का सिगरेट है डू मोर विद लेस। रिच बनने का फॉर्मूला कम मेहनत में ज्यादा कमाई है, इसीलिए हमें स्मार्टली काम करना होगा। जल्द से जल्द अमीर होने के लिए और यंग एज में रिटायर लेने के लिए लेवरेज की पावर को समझना बेहद जरूरी है। हमारी लाइफ में हर तरफ लेवरेज है। अमीर लोग दूसरों से ज्यादा लेवरेज लेते हैं और जिनके पास ज्यादा लेवरेज हैं वो दूसरों को डोमिनेट करते हैं। आज करके मॉडर्न वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के लेवरेज टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसीलिए आपको हर नई चीज़ सीखनी होगी जो ट्रेंड में है, ताकि आप भी लेवरेज टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अपने गोल्स अचीव कर सकें। इसीलिए पैसा कमाने से ज़्यादा डिफरेंट लेवरेज टूल्स सीखने पर फोकस करो। अमीर बनने के लिए डिफरेंट टाइप के एसेट से भी काफ़ी मैटर करते हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, टाइम, रिलेशनशिप और बाकी कई और चीज़ें। लोग अक्सर इसीलिए अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें डिफरेंट टाइप के लेवरेज टूल्स यूज करने नहीं आते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग लेवरेज के फाइनेंशियल टूल्स का रिस्क लेने से डरते हैं और उनकी यही सोच उन्हें अमीर बनने नहीं देती है। पुराने टाइम में इंसान जानवरों की तरफ फास्ट नहीं चल पाता था और टाइम बदला है। आज की टेक्नोलॉजी की वजह से हम इंसान जानवरों से कहीं ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। इंसान ने स्मार्टली काम किया है, ऐसे व्हीकल्स इन्वेंट किए हैं जिनकी वजह से वो जानवरों को भी पीछे छोड़ सकता है। इसीलिए इंसान जानवरों से कम मेहनत करके भी बहुत ज़्यादा अचीव कर सकता है। आध्यात्मिक पथ पर ब्रह्मचर्य प्रगति के लिए एक महान और सबसे शुद्ध साधन है। अब ब्रह्मचर्य की स्थिति अज्ञानता के कारण बनी हुई है। ज्ञानी के दृष्टिकोण से इसे समझने के बाद अब ब्रह्मचर्य की स्थिति रुक जाती है। इसके अलावा व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी मन, बुद्धि और वाणी को सहज रखने के लिए ब्रह्मचर्य का जीवन में होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आयुर्वेद का मानना है अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ 6 महीने के लिए भी करता है तो उसे अपने मनोबल, वचन बल और देह बल में अद्भुत परिवर्तन अनुभव होगा। शारीरिक और मानसिक लाभ। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति मन, बुद्धि, वाणी की शक्ति का उचित तरीके से उपयोग कर सकता है, अर्थात वो व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरा कर सकता है। न जाने जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, पर वो व्यक्ति उस परिस्थिति में भी स्थिर रहकर उसका सामना कर सकता है। एकाग्रता और ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है, अर्थात जो उसने मन से निश्चय किया है वो निश्चय पूर्वक पूरा कर लेता है। उसका मन उसके नियंत्रण में रहता है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन कुछ वर्षों तक नियमितता पूर्वक किया जाए तो वीर्य शक्ति ऊर्ध्वगमन होता है। उसके बाद शास्त्रों का संपूर्ण आध्यात्मिक सार धारण हो जाता है। अन्यथा इस सार को याद रखना आसान नहीं होगा। जैसे ही आप कुछ पढ़ेंगे भूलते जाएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति अपने सभी व्रत और जिम्मेदारियों का पालन करने में सक्षम होता है। सभी दिशाओं से प्रगति के रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करने से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, जिसकी वजह से देह निरोगी रहता है, कोई कठिनाई नहीं आती है और कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होता है। ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक क्षमता, मानसिक बल, बौद्धिक क्षमता और दृढ़ता बढ़ती है। अगर विवाहित दंपति ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं तो वो पूर्ण रूप से आत्मा के सुख को समझ सकते हैं, नहीं तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि ये आनंद विषय से है या शुद्ध आत्मा से। ब्रह्मचर्य के पालन से पुण्य कर्म बनते हैं, चित्त एकदम शुद्ध हो जाता है, इसीलिए उनकी आंतरिक इच्छाएं सांसारिक चीजों की तरफ नहीं बढ़ता है। ब्रह्मचर्य के पालन से आत्मवीर्य बढ़ता है। आत्मा की शक्ति से ज्यादा कुछ भी मूल्यवान नहीं है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें असीम आनंद की अनुभूति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति ब्रह्मचर्य का पालन करके ही प्राप्त किया जा सकता है। एक ब्रह्मचारी होने के लिए सिर्फ ब्रह्मचारी व्रत लेना ही काफी नहीं होता है। पूरी तरह से आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से और अन्य प्रकार से स्वयं की देखभाल करने में सक्षम हो। एक ब्रह्मचारी अपना समय और शक्ति पूरी तरह से अपने देह के प्रति समर्पित कर सकता है, क्योंकि उस पर जीवन साथी, ससुराल अथवा बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती है। उनमें वचन बल होता है, वो जैसा कहते हैं वैसा ही कर पाते हैं। उनमें जबरदस्त मनोबल होता है, उनका मन उनके नियंत्रण में रहता है, वो आसानी से अपना देह प्राप्त कर सकते हैं। उनके अंतर्मन और दृष्टि शुद्ध हो चुके होते हैं, जिससे सांसारिक चीजों की इच्छा ही नहीं होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप उन्हें किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। विषय विकार में भी पड़ने के बजाय उन्हें शहर से मर जाना स्वीकार होता है। विषय विकार की परिस्थितियों में भी वो ब्रह्मचर्य व्रत भंग नहीं होने देते। इस हद तक मजबूत होना आवश्यक है, और इसके लिए दृढ़ संकल्प कैसे प्राप्त होता है? उसके लिए ब्रह्मचर्य पालन की शुद्ध भावना और इसके प्रति संपूर्ण सिंसियरिटी यानी कि ईमानदारी होना आवश्यक है। उन्हें किसी के लिए भी विषय का विचार तक नहीं आता। उन्हें देखने मात्र से लोग आनंदित हो जाते हैं, दुख भूल जाते हैं। ब्रह्मचर्य व्यक्ति में तेज लाता है,
त्वचा गोरी हो या काली, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, चेहरे पर तेज आता है। ब्रह्मचर्य का तेज आपके सामने की दीवार पर भी प्रतिबिंबित होगा। दूसरे देशों के लोग भी अगर ब्रह्मचारी को देखेंगे तो वो भी प्रभावित होकर कहेंगे, देखा ब्रह्मचारी आए हैं। किसी भी शास्त्र और पुस्तकों के आध्यात्मिक सार को धारण करने में आप सक्षम होंगे। उनके विचार, आंतरिक भाव और आचरण इस प्रकार के होते हैं कि किसी को भी उनसे किंचित मात्र भी दुख नहीं होता। यहाँ तक कि उनका चरित्र बहुत ऊंचा होता है। उनमें मोरालिटी और सिंसियरिटी संपूर्ण विकसित होते हैं। उनमें सहज नम्रता होती है। सहज अर्थात उन्हें विनम्र होने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। वो सभी के साथ सहज ही नम्रता पूर्वक बातें करते हैं। उनमें सहज संतोष होता है। यहाँ तक कि अगर थाली में सिर्फ थोड़ा चावल और कड़ी दें तब भी उनका अहंकार खड़ा नहीं होता है। सहज संतोष, उनमें सहज क्षमा होती है। उनके सील का ऐसा प्रभाव होता है कि कोई भी उनका अपमान करना चाहता हो तब भी एक भी शब्द नहीं बोल पाएगा। उनमें संपूर्ण स्थिरता और शुद्धता होती है। यहाँ तक कि देवता भी उन्हें नमन करते हैं। यहाँ तक कि उन पर भगवान की भी छाया नहीं पड़ती है। विषय सुख के बाद शारीरिक बल, मानसिक बल और वचन बल कम हो जाता है। ये सारे रोग ही अब ब्रह्मचर्य की वजह से होता है। देह बल, मनोबल, बुद्धि बल और अहंकार बल अब ब्रह्मचर्य से खत्म हो जाते हैं। ये आत्मा पर अज्ञानता के आवरण बढ़ाता है। विषय भोग के बाद व्यक्ति बेहोश हो जाता है। मन का स्वभाव क्या है? मन विरोधाभासी है। यह आपको दोनों तरह के विचार दिखाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना और आपको विवाह करने के विचार भी दिखाएगा। तब फिर मेरा मन मुझे ब्रह्मचर्य पालन करने में मदद कैसे कर सकता है? यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हो और कुछ भी स्थिति आती है तब मन ज्यादातर स्थिरता में ही रहेगा और यही स्थिरता ब्रह्मचर्य पालन करने में आपकी मदद करेगी। यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहते हैं तो आपको मजबूत रहना होगा। मन कहेगा कि विवाह करो, ऐसा आपसे भी बुलवाएगा। यदि मन आपको विवाह करने के विचार या विषय के विचार दिखाए तब आपको उसका विरोध करना पड़ेगा। ऐसा करने से मन को समझ आ जाएगा कि अब मेरी कोई नहीं सुनने वाला। उसके बाद मन खुद ही कहेगा कि चलो अपना बिस्तर पैक कर दूसरे गांव जाने के लिए तैयार हो जाओ। जब इसका अपमान होता है तो चीजें बेहतर हो जाती हैं क्योंकि मन आपके कंट्रोल में आने लगता है। हर मिनट में हमारे मन में कोई न कोई विचार उठ ही जाता है और हमें विचलित कर देता है। यदि आप भी ऐसी स्थिति में हैं और इससे परेशान हो रहे हैं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इस पुस्तक में ऑथर आपको पढ़ते हुए मेडिटेशन करने की एक तकनीक के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि हम पढ़ते हुए ध्यान कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आपको ऐसी पुस्तकों को चुनना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक मूल्य विद्यमान हो। यहाँ पर बहुत ज्यादा भौतिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए ऑथर आपको अपने लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ने की सलाह देते हैं। जब आप एक पुस्तक का चयन करें तो आप उसे पढ़ते हुए कुछ समय के लिए अपने मन को पूरी तरह से पुस्तक में लीन कर सकते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि आप प्रतिदिन 1 या 2 घंटे पढ़ने में समय निकालें। धीरे धीरे इस समय की अवधि को बढ़ाते जाएं। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाएंगे तब आप अपने मन को तुरंत शांत करने की स्थिति में ले जाने की क्षमता विकसित करेंगे। ये टेक्निक आपको पढ़ने का एक नया अनुभव प्रदान करेगी जहां आप संवेदनशीलता और गहराई के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। ध्यान के माध्यम से पढ़ने से आपकी समझ और ध्यान अस्थायी होगा और आप पढ़ाई का आनंद उठा सकेंगे। इसीलिए अपने पढ़ने को एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देखें और इस नए अनुभव का लाभ उठाएं। मन का द्वार खोलो, प्रेरणा को प्रवेश करने दो। ओपन द डोर ऑफ द माइंड। ध्यान का ये छठा महत्वपूर्ण कदम है जो हमें मन के द्वार खोलकर प्रेरणा को प्रवेश करने का मार्ग दिखाता है। ये कदम हमें विचारों और उत्पन्न होने वाले कार्यों के बंधनों से मुक्त करके मन की एकाग्रता को बनाए रखते हुए प्रेरणा को स्वतंत्रता से अपने मन में प्रवेश करने की सहायता करता है। जब हम अपने मन को एक विचार, वस्तु या इच्छा पर केंद्रित करते हैं तो हम अपने विचारों को संजोए बिना इच्छाओं की दिशा में मुड़ने देते हैं। हालांकि ये अभ्यास हमें ध्यान की पूर्णता तक नहीं ले जा सकता। इसलिए जब हमारा मन एकाग्र होता है और हम इस स्थिति में लंबे समय तक रहते हैं तब हमें अगला कदम उठाना चाहिए और वो अगला कदम है कि हम अपने एकाग्रता को बनाए रखते हुए मन के द्वार को खोलें जिससे हम प्रेरणा को प्राप्त कर सकें। यदि हम अपने मन में अपना ही चित्र बनाने का प्रयास करेंगे तो ये परिवर्तन संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे बनाए हुए चित्र हमारे उन लगावों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और यही हमारी इच्छा हमारे अंतर्मन को खुलने और तनाव मुक्त होने से रोकती है। इसलिए हमें चित्रों को अपनी इच्छा से उत्पन्न होने देना चाहिए और उसके बाद जो भी चित्र बनकर हमारे सामने आए उससे स्वीकार कर लेना चाहिए। ध्यान मुद्रा मतलब मेडिटेशन पोस्चर। ध्यान मुद्राएं ध्यान के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। इस अध्याय में हमने ध्यान मुद्राओं
और सही सांस लेने के तरीकों पर चर्चा की है, ताकि आप आसानी से ध्यान की शुरुआत कर सकें। जब आप आंतरिक शांति के लिए ध्यान करते हैं तो आप अपने हथेलियों को पूरी तरह से खोलकर घुटनों के ऊपर रख सकते हैं। ये मुद्रा स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है और शरीर और मन को आराम प्रदान करती है। यदि आप पूर्ण ध्यान करना चाहते हैं तो आपको दोनों हाथों को खोलकर घुटनों के नीचे रखना चाहिए। अब अपने पैरों की मुद्राओं की बात करते हैं। आपको उन मुद्राओं का चयन करना चाहिए जो आपको आराम देती हैं और आपकी एकाग्रता को बनाए रखने में आपकी सहायता करती हैं। इसके लिए आपको एक ऐसी मुद्रा अपनानी चाहिए जिसमें सर और गर्दन एक सीधी रेखा में रहें, अर्थात आप आराम से बिना कठिनाई के सीधे बैठ सकें। दोस्तों, अब हम सांस लेने के तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए औथर अभ्यास का आरंभ हमें अपने नाक और छाती के माध्यम से सांस को पेट तक ले जाना है, फिर धीरे धीरे आराम से मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है। इस प्रक्रिया से मन को शांति मिलती है और इसके अलावा भी कई और सांस लेने के तरीके हैं जिन्हें आप अनुसरण कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ध्यान के लाभ। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन? ध्यान हमारे मन को विभिन्न तरीकों से लाभ पहुंचाता है। यह हमारे तनाव को कम करता है और हमारी आत्मा की जागरूकता को बढ़ाता है, जिससे हमारे मानसिक और भावनात्मक स्थिति में सुधार होता है। ध्यान हमें एक सशक्त मन का विकास करने में सहायता करता है। इसके अलावा ध्यान नींद में सुधार करता है और बुरी आदतों से छुटकारा पाने में हमारी मदद करता है। इसीलिए ध्यान हमें योग्य बनाता है ताकि हम अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकें और अपने जीवन के नियंत्रण को प्राप्त कर सकें। हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम अपने नियंत्रण को खो देते हैं, सांसारिक प्रवाह में खो जाते हैं और अपने मार्ग से भटक जाते हैं। इन स्थितियों में ध्यान हमें आंतरिक शांति प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है।